दबंग सांसद, पत्रकार और राज्यसभा सांसद प्रभात झा भारतीय जनता पार्टी में एक सफल राजनेता हैं। प्रभात झा का जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ था। आप अपने परिवार के साथ ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर चले गए, जहां पर आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। लंबे समय तक पत्रकारिता के बाद आप राजनीति में आ गए और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। इस दौरान भी आप लगातार पत्र पत्रिकाओं के लिए आलेख और स्तंभ लिखते रहे। वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के साथ साथ पंजाब चंडीगढ़ के प्रभारी हैं। पार्टी द्वारा दी गई तमाम जिम्मेदारियों का आप बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। एक तरफ सरकार के मंत्री और ब्यूरोक्रेट बजट को अंतिम रूप देने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संगठन के नेता आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों की तैयारियों में जुटे हैं। जाहिर है कि आगामी चुनाव वाले राज्यों को उम्मीद भी ज्यादा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा। दृष्टिकोण प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है सर कि बिहार जो कि आपकी जन्मभूमि है, लेकिन अगर कर्म भूमि की बात करें तो वो मध्य प्रदेश है। बिहार की राजनीति में आप उतने सक्रिय नहीं हुए, क्यों? मैं पैदा हुआ बिहार के दरभंगा में। मेरे पिताजी मुंबई में सर्विस में थे और आज भी और उस समय भी, आज से ठीक 58 साल पहले, मुंबई एक पढ़ाई लिखाई का केंद्र होता था। तो मेरे पिताजी मुझे 6 महीने की उम्र में ले गए और मैं वहीं पर बम्बई में रहा, पढ़ाई लिखाई की। मैं बम्बई में ही खेड़वाड़ी शाखा का स्वयंसेवक था, संघ का, और वहीं से शुरुआत हुई। मैं राजनीति जानता नहीं था, मैं तो विद्यार्थी था। वहाँ इमरजेंसी लगी 1975 में। मैं 16 साल का था। आपातकाल, लोग घबराते थे, हम लोग घबराए नहीं। मुझे कहा गया कि पुलिस आपको पकड़ने आएगी, पता भी लगा। तो मैं मेरे बहनोई जो ग्वालियर में रहते थे मध्य प्रदेश में, उनके यहाँ आ गया। वहाँ आ गया तो एक अपरिचित व्यक्ति था। वहाँ मुझे पकड़ने का कोई डर नहीं था कि कोई मुझे पकड़ लेगा। और मैं संघ के संपर्क में आकर वहाँ जितने लोग जेल में थे उनके परिवारों की चिंता करने का काम मुझे दिया गया। मुझे अच्छा लगा। मैं पढ़ाई भी करता था और यह काम भी करता था। और मध्य प्रदेश से मुझे ऐसा लगा कि मेरा संघ के कारण मध्य प्रदेश से नाता जुड़ता गया और बिहार जाना बंद सा हो गया। मेरे पिताजी भी इमरजेंसी में चले गए गांव, मेरी माँ भी चली गई गांव। और ये सब चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी मेरा जन्मभूमि बिहार है। मैं बिहार से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। मेरे सारे संपर्क, मेरे बेटे की शादी सब की वहीं हुई है। लेकिन यह तय है कि गत 40 वर्षों से मध्य प्रदेश में काम किया। मैं मध्य प्रदेश में स्वदेश अखबार में रहा, वहाँ पर मैंने संपादकी देखी। वहाँ के बाद में फिर चरेवती देखा। वहाँ के बाद मैं मीडिया इंचार्ज बना पार्टी में। फिर पार्टी ने मुझे शिवराज सिंह जी चौहान, पूरी पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष बनाने के बाद राष्ट्रीय मंत्री बना, राजनाथ सिंह जी का सहयोगी बना। ऐसे सब काम बढ़ता गया। मेरे को मध्य प्रदेश और मैं एक हो गए हैं पूरी तरह से। लेकिन बिहार छूट गया है या नहीं, हाँ ये तय है कि मैं बिहार से राज्यसभा सदस्य नहीं हूँ। और सच कहता हूँ, मुझे अभी भी डर लगता है कि अगर मैं बिहार में होता तो शायद पार्षद भी नहीं बन पाया होता। सर, आने वाले समय में, अभी अगर आपकी बात करें हम, तो आने वाले समय में पंजाब में विधानसभा चुनाव है, जिसको सफल बनाने की बड़ी चुनौती है आपके सामने। अगर वहाँ की बात करें तो काफ़ी समस्याएं हैं, किस तरह से निपटेंगे? राजनीति ही समस्या है अपने आप में, और जहाँ सरकार होती है वहाँ चुनौतियाँ भी होती हैं। पिछला चुनाव हुआ पंजाब में, तब भी लोग यही कहते थे कि नहीं कांग्रेस आएगी। आप ये तय मान के चलिए, मैं अभी अलायंस के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अलायंस के बारे में तय करेंगे हाईकमान। अपने पंजाब के नेताओं ने अपनी बात हाईकमान के सामने रख दी है। उन्होंने अपना मत रख दिया है। मत क्या रखा है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ मत रखा है जो हाईकमान निर्णय करेगा। हमारा अकाली से कोई आज का अलायंस नहीं है, 67 का अलायंस है और जनसंघ के ज़माने का अलायंस है।
इसलिए हम अलायंस नफ़ा नुकसान के नहीं देखते हैं, हम जनता का भला देखते हैं। और मैं फिर एक बार कहता हूँ, बहुत गलतफहमी है लोगों को कि अकाली और भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार नहीं होने का और होने का एहसास अकाली दल के नेता ने एहसास कराया है पंजाब के लोगों को कि सरकार कैसी होती है। और इसलिए चुनाव को अभी 1 वर्ष है, उसके पहले बहुत सारे चुनाव होने हैं। हम पूरे 1 वर्ष में भी और काम करके जनता का मन जीत रहे हैं और भी जीतेंगे। यानी कि आपके हिसाब से आने वाले समय में भी शिरोमणि अकाली दल से आप लोगों का गठबंधन बना रहेगा, क्योंकि अगर लोगों की बात करें थोड़ी सी नाराजगी है अकाली दल के साथ। देखिए, नाराजगी सदैव रहती है, लेकिन नाराजगी किन संदर्भों में वो देखना पड़ेगा। हमारा मानना ये है कि अलायंस रहेगा नहीं रहेगा ये तो अभी हाईकमान तय करेगा, लेकिन मैं इसलिए इस दिशा में कह रहा हूं कि अलायंस के रहने की संभावना इसलिए है कि ये आज का अलायंस नहीं है और स्वार्थों पर टिका अलायंस नहीं है। पंजाब की भलाई और पंजाब के जनता का भला करने की दृष्टि से ममता जी अलायंस है। और मुझे लगता है कि आज नहीं कल ये बात सामने आ जाएगी, हाईकमान क्या निर्णय लेता है वो भी सामने आ जाएगा। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा प्रभात झा से बातचीत का सिलसिला। राम हमारी आत्मा है, राम हमारे सिर्फ भगवान नहीं है, राम हमारे सिर्फ धार्मिक पुरुष नहीं है, राम कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, राम राष्ट्रीय मुद्दा है। सोते से जागते में किसी को भी पूछेंगे कि अयोध्या में किसका जन्म हुआ था, लोग छूटते ही आपको कहेंगे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से। केजरीवाल की पार्टी आप और कांग्रेस दोनों ही दावा कर रहे हैं कि पंजाब में इस बार उनकी सरकार बनने वाली है, आपका क्या कहना है? दावा तो क्या हुआ, दुर्घटनावश दिल्ली में जीत गए हो और जीतने के बाद 14वां विधायक आज मैंने देखा है कि उनके एक विधायक पर वीडियो फिल्म आई है, स्टिंग ऑपरेशन किया गया विधायक के भाई पर, मंत्री के भाई पर। ऐसे 14 लोग जेल की सफर कर चुके हैं। अब आप इससे अंदाज लगाओ कि 67 में से 14 विधायक अभी 1 वर्ष पूरे हुए 5 दिन हुए हैं, वो हवालात के चक्कर काट रहे हैं। तो ये संगठन है क्या? किसको चुना जनता ने? आंखों में धूल झोंक कर बिजली नहीं के पैसे नहीं लेंगे, पानी के पैसे नहीं लेंगे, ऐसे झांसे देकर आज वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं कर्मचारियों को, पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। आज कल ही की बात है, हड़ताल जारी है सब जगह से। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो बन गया। तो जब क्या होता है कि किसी के बटेर क्या कहते हैं कि किसी के हाथ, अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो वो क्या करेगा? तो दिल्ली हाथ लगने के कारण दुर्घटनावश उन्हें लगता है पंजाब भी हमें मिल जाएगा। ये गलतफहमी है। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, तय है, कांग्रेस एक पार्टी है निश्चित तौर पर, लेकिन मुझे लगता है वहाँ असली मुकाबला जो होगा वो कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल मिलकर लड़ती है तो उस गठबंधन के साथ होगा। पंजाब चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू का रोल क्या होगा, क्योंकि उनके नाम को लेकर तमाम लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। नवजोत सिंह मेरी पार्टी के नेता हैं और मुझे लगता है कि उनका रोल आपने हरियाणा में देखा, उनका रोल आपने जम्मू कश्मीर में देखा, उनका रोल आपने दिल्ली के चुनाव में देखा। उनका रोल जो पार्टी तय करेगी वो होगा और वो वही करेंगे जो पार्टी तय करेगी। आप पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तमाम जो राज्य हैं वहाँ पे भी आपको अहम जिम्मेदारी निभानी है, वहाँ जो चुनाव होने वाले हैं। क्या असम की तरह पंजाब में भी सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाएगा? ये अभी ममता बहुत अर्ली क्वेश्चन है। ये क्या होता है कि चुनाव आते आते क्या परिस्थितियां बनती हैं उस पर से निर्णय होगा। मुझे मेरे हाईकमान पर, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पूरा भरोसा है कि उनकी निगाह, हाईकमान की निगाह पेनी निगाह रहती है और जो निर्णय लेंगे हम लोग निर्णय को फॉलो करने वाले उनके सिपाही हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, जंगल राज कायम है, लूट घसोट जो है वो मचा हुआ है, लोग जो जनता है वो बेहद परेशान है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी को जिस तरीके से वहाँ के मुद्दों को उठाना चाहिए था उस तरीके से नहीं उठा पाई?
सिवा बीजेपी के कोई विरोध में है वहां पर? बसपा ये बाट जो रही है कि कैसे सत्ता में आ जाए, सपा ये सोच रही है कि कैसे सत्ता बचाएं। एकमात्र बीजेपी है, कांग्रेस तो वहां है ही नहीं, जो संघर्ष करती है सड़क पर, विधानसभा में, संसद में। और मुझे गौरव है कि अखिलेश जी को इस बात का लिहाज करना चाहिए कि उनका भी गौरव देश के प्रधानमंत्री हैं। जहां से देश के प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, उनको जिम्मेदारी होनी चाहिए। कानून व्यवस्था में सबका सहयोग लेना चाहिए, विपक्ष को भी भरोसे में लेना चाहिए। अखिलेश जी को अपने उम्र के हिसाब से राजनीति नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री के हिसाब से राजनीति करना चाहिए। सर, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या आपको लगता है कि व्यापम की वजह से नाम बदनाम हुआ है मध्य प्रदेश का? कतई नहीं। व्यापम के कारण यदि किसी का नुकसान हुआ है तो उसका नाम है कांग्रेस। झूठ के पुलंदे पर रेत की दीवार खड़ा करने का काम किया और रेत की दीवार ढह गई पूरी तरह से। आप समाजसेवी रहे, पत्रकार रहे, आप जो है जमीन से हमेशा ही जुड़े रहे। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। क्या आपको लगता है कि उस बीमा का फायदा किसानों को हकीकत में मिल पाएगा? 18 तारीख को मध्य प्रदेश से, भोपाल से सटे एक स्थान है सीहोर, वहां लाखों किसान आ रहे हैं मध्य प्रदेश के, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने। फसल बीमा रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेगा। जैसे रीढ़ की हड्डी काम करता है, किसानी जीवन की रीढ़ की हड्डी का नाम है फसल बीमा योजना। जो लोग अभी तक झांसा दे रहे थे, उसको नरेंद्र मोदी जी ने जमीन में उतारने की कोशिश की है। हर तरह के नुकसान में अगर बीमा है तो आपको पैसा मिलेगा। ये कौन करता है? किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी का नाम है फसल बीमा योजना। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर विपक्ष का आरोप है कि क्योंकि आने वाले समय में यूपी में विधानसभा चुनाव है, इसलिए बीजेपी को एक बार फिर से राम याद आ गए। राम हमारी आत्मा है। राम हमारे सिर्फ भगवान नहीं है। राम हमारे सिर्फ धार्मिक पुरुष नहीं है। राम कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। राम राष्ट्रीय मुद्दा है। सोते से जागते में किसी को भी पूछेंगे कि अयोध्या में किसका जन्म हुआ था, लोग छूटते ही आपको कहेंगे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है, तो क्या वहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए? लेकिन हाँ, यह चुनावी मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्रीय मुद्दा है। और देश के एक एक पहलुओं को, राम भक्तों को वह राष्ट्र मंदिर बनाने की प्रेरणा होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। हम अदालत जो कहेगा और बातचीत से जो होगी उस पर भरोसा रखते हैं। बातचीत भी होनी चाहिए, अदालत का निर्णय भी सुनना चाहिए। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम बात करेंगे प्रभात झा से। क्या देश के विकास के साथ, देश की महंगाई के साथ, देश के विकास के साथ लड़ने का मादा है कांग्रेस में? कांग्रेस लाशों पर राजनीति कर रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बजट सत्र आने वाला है। अगर विपक्ष की बात करें तो जीएसटी सहित जो तमाम मुद्दे हैं उस पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। तो किस तरह से निपटेंगे आप लोग? विपक्ष का काम है घेरना। आप देख रहे हैं किन मुद्दों पे घेर रहे हैं? दादरी पर। किन मुद्दों पे घेर रहे हैं? दलित के मुद्दे पर हैदराबाद में। सवाल क्या है कि क्या देश के विकास के साथ, देश की महंगाई के साथ, देश के विकास के साथ लड़ने का मादा है कांग्रेस में? कांग्रेस लाशों पर राजनीति कर रही है। जीएसटी हो, अन्य बिल हो, उस सब पास होगा। हमारा कांग्रेस से भी आग्रह है, आप विरोध करिए, विचारधारा का करिए, लेकिन विकास का विरोध मत करिए। विकास भारत की धारा है, विचारधारा दल की धारा हो सकती है। दल का विरोध करिए, देश का विरोध मत करिए। केंद्र में आपकी सरकार काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है, लेकिन आप लोगों ने जो वायदे किए उन वायदों को जल्दी पूरा होते हुए जनता भी देखना चाहती है। तो क्या आपको लगता है कि उन वायदों की वजह से जनता में कुछ अविश्वास उठ रहा है, बढ़ रहा है? भारत का अस्तित्व रहेगा तो हम भारतीय रहेंगे। भारत का अस्तित्व भारत में बढ़ा है या घटा है? समाज में
जब तक आपके प्रति श्रद्धा नहीं होगी आप काम नहीं कर पाओगे। विश्व के राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर भारत की क्या स्थिति पहले थी? अरे वो गरीब देश है, कोई विकास नहीं है, अविकसित देश है। आज क्या स्थिति है? 38 राष्ट्रों का 1.5 साल में दौरा करके भारत ने ओबामा जी से लेकर अन्य को यह कहने पर मजबूर किया है कि विश्व का विकास भारत के विकास के बिना संभव नहीं है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी यह कहेगी कि अगर आतंकवाद समाप्त करना है तो भारत का सहयोग करना पड़ेगा, बिना भारत के सहयोग के पाकिस्तान आतंकवाद समाप्त करना पड़ेगा? फ्रांस, ओबामा, अन्य जर्मनी, आपका जापान, सब आतंकवाद के खिलाफ किसने खड़े किए हैं आज? क्या नरेंद्र मोदी? इसलिए देश के स्वाभिमान को जगा कर रखने का काम यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने। हाँ, देश की समस्याएं भी हैं, वो समस्याएं भी हम समाप्त करेंगे। महंगाई है, रोजगार है, रोटी है, इन सब पर ध्यान जा रहा है। लेकिन देश की हालत इतनी बिगाड़ दी थी कि पटरी पर लाते लाते 1.5-2 साल तो लगेंगे। हमारी नीयत साफ है। नरेंद्र मोदी जैसा एक मेहनती, ईमानदार, क्या ये सबसे बड़ा सुकून की बात नहीं है कि मेरे किसी मंत्री पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा? 1 पैसे का आरोप किसी मंत्री पर है? प्रधानमंत्री 4,700 रुपये बैंक बैलेंस बताते हैं। कोई है ऐसा प्रधानमंत्री? तो देखे जाके सवाल ये है कि अच्छी बात को अच्छा कहने का मादा होना चाहिए। दुर्भाग्य है राजनीति का कि हर चीज़ को विरोध की आंखों से देखना। मेरा कहना सकारात्मक आंखों को भी खोलना चाहिए। नकारात्मक हमारी बुराई भी करिए, आप जो गलती होती है बताइए, लेकिन नहीं, संसद नहीं चलने देंगे। अरे जिस पार्टी की ये हालत हो गई हो कि सोनिया जी नहीं राहुल जी नहीं तो सोनिया जी, एक तीसरे को अध्यक्ष बना के दे दे कांग्रेस, मैं समझ जाऊंगा कि कांग्रेस में लोकतंत्र है कहीं नहीं। अगर अभी तक के सरकार की उपलब्धियों की बात करें तो आपके लिहाज से क्या है? सबसे पहली उपलब्धि है कि जिस व्यक्ति का सम्मान नहीं होता उसका समाज में कोई स्थान नहीं होता। सबसे बड़ा काम किया है नरेंद्र मोदी ने कि भारत के सम्मान, उसके तिरंगे का सम्मान, उसके संविधान का सम्मान, उसके संसद का सम्मान, उसके नागरिक का सम्मान, विश्व में प्रत्येक भारतीय का सम्मान बढ़ा है। इससे बड़ी पूंजी बिजली बढ़ी नहीं। अब बिजली की उपलब्धता देखिए, ये सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आज देश में बिजली की समस्या समाप्त हो रही है। 24 घंटे बिजली, बिहार जैसे राज्य में 18 घंटे बिजली कौन दे रहा है? कहाँ से मिलाया जा रहा है? क्या बिजली का निर्माण, बिजली की उत्पादकता वहाँ हो रही है? उत्तर प्रदेश में बिजली के सुधार के कौन काम कर रहा है? सड़कें कौन बना रहा है? 20 किलोमीटर रोज सड़कें बन रही है, नेशनल हाईवे कौन बना रहा है? यही है कि जो बरसते नहीं हैं वो गरजते हैं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। हम लोग बहुत जोर से बोलने के आदी नहीं हैं। हाँ, एक एहसास आएगा, किसी प्यासे को जब पानी पीने का एहसास हो जाता कि नहीं प्यास बुझ गई, मोदी सरकार से भी लोगों की प्यास बुझेगी और लोग स्वयं कहेंगे कि मोदी जिंदाबाद। आखिर में आपसे एक सवाल सर, देश के विकास को लेकर आपका अपना दृष्टिकोण क्या है? हर हाथ को काम, हर सिर को छत, सुविधा, हर को रोजगार। 2022 तक सपना किसने सोचा कि मकान सबको मिल जाएगा? सबसे बड़ी बात है कि भारत मेरा है, इस स्वाभिमान को जगाना है। रेलगाड़ी मेरी है, ये विद्युत खंभा मेरा है, ये सार्वजनिक पार्क मेरा है, ये नगर निगम मेरा है। भारत मेरा है, इसका भाव किताबों में पढ़ने से नहीं होगा, सरकार के व्यवहार से होगा, समाज के व्यवहार से होगा, नागरिक के व्यवहार से होगा। अगर नागरिकों में ये व्यवहार हो गया तो हमारी सरकार के कार्य की सफलता हो जाएगी। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत ममता शुक्रिया। जी, आपको धन्यवाद। आपके अच्छे सवालों के लिए मैं कैसा जवाब दे पाया मुझे पता नहीं। आने वाला समय केंद्र सरकार के लिए चुनौतियों से भरा है। एक तरफ बजट के माध्यम से लोगों को खुश करना है तो दूसरी तरफ बजट घाटे और महंगाई पर लगाम लगाना है। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस बजट सत्र में सरकार किसको कितना खुश कर पाती है। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए महुआ टीवी।